हेलो फ्रेंड्स, एबीएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू करियर एंकर्स इन्फ्लुएंस करियर डिसीजन अकॉर्डिंग टू शाइन। तो शाइन ने अपनी एक थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी में इन्होंने बताया था कि कैसे जो करियर एंकर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं किसी भी करियर डिसीजन को लेके। Shine concept of career anchor explain that individual develop a personal sense of type of work they want to pursue and its a meaning in their life। इनका कहना था कि कोई भी पर्सन अपने करियर को सेलेक्ट करता है तो उसके पास एक पहले से उसके पास एक पर्सनल सेंस वो इंडिविजुअल अपने में डेवलप कर लेता है कि उसको किस टाइप का काम करना पसंद है। करियर एंकर इवॉल्व ओवर टाइम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ परसेप्शंस। तो करियर एंकर किसी भी पर्सन कोई भी पर्सन अगर डेवलप कर रहा है अपने लिए करियर एंकर्स को, तो उसके अंदर ये रहता है कि उसकी खुद की क्या एक्सपीरियंस है। वो आसपास जैसे कोई पर्सन है जिसके आसपास उसके भाई कजन्स उसके फादर वो आर्मी में है, तो उसके अंदर भी डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर भी ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं भी आर्मी में जाऊँ। या किसी की फैमिली में बहुत सारे लोग टीचर्स हैं तो वहाँ पे भी उनके अंदर रहता है कि हम लोग टीचर ही बने आगे। या किसी के घर में कोई नर्स है कोई डॉक्टर्स है, तो उस तरह से वो चलता है। तो ऐसा इनका कहना था। एंड सेल्फ परसेप्शंस, तो उनके आसपास का जो एक्सपीरियंस है, जो फैमिलीज का आसपास का जो एक्सपीरियंस है वो भी रहता है, और उसका जो खुद का परसेप्शन है, मतलब खुद भी क्या सोचता है, उसकी हेल्प से भी पता लगता है कि ये कौन से करियर को लेके मोटिवेट है। तो इन्होंने 5 करियर एंकर्स इन्होंने बताए थे। इन्होंने 5 करियर एंकर को आइडेंटिफाई किया था। पहला है टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। इंडिविजुअल एक्सेल्स इन द स्पेसिफिक फील्ड और फंक्शन एंड डिराइव सेटिस्फिकेशन फ्रॉम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसी में अपना जॉब करियर बनाना चाहते हैं। सेकेंड इन्होंने बताया था मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता। किसी के अंदर टेक्निकल नॉलेज योग्यता बहुत अच्छी होती है, किसी के अंदर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज बहुत अच्छी होती है। इंडिविजुअल आर मोटिवेट बाय अपॉर्चुनिटीज टू मैनेज एंड लीड अदर्स विद इन द। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को मैनेज करके दूसरों को लीड करके जो है आगे बढ़ते हैं, उससे वो मोटिवेट होते हैं। यानी मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी लोगों के अंदर योग्यता होती है मैनेजर बनने की, वो एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा है सिक्योरिटी। इंडिविजुअल प्रोटेस्ट जॉब स्टेबिलिटी। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या ऐसी जॉब चाहिए जो काफी सेफ हो सिक्योर हो। ठीक है। दे जॉब उनकी स्टेबल भी होनी चाहिए और उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी काफी सिक्योर होना चाहिए। जैसे आर्मी पुलिस इस तरीके की जॉब में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो कुछ लोग ऐसी जॉब चाहते हैं जहाँ पे उनका वर्क इन्वायरमेंट काफी ज्यादा सिक्योर, उनको किसी टाइप का प्रॉब्लम ना रहे। जैसे अगर आप आर्मी है पुलिस है या इस तरह की जॉब जहाँ पे लाइफ को थोड़ा सा अनसिक्योर वर्क इन्वायरमेंट माना जाता है कंपेरेटिवली। ठीक है। तो सिक्योरिटी वाले लोग ऐसी जॉब में जाएंगे जहाँ पे उनको बहुत सिक्योरिटी रहेगी, वर्क इन्वायरमेंट भी उनका काफी सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना करियर नई नई चीजों में, उनके अंदर मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो सेम टाइप की चीजों से बोर हो जाते हैं, वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है वहां पे कुछ नया वो बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशन वो चाहते हैं। ठीक है। तो वो चौथा इन्होंने बताया है, चौथा करियर एंकर। लास्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट होकर काम करना पसंद करते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू इंडिपेंडेंस एंड प्रेफर टू वर्क इन एनवायरमेंट दैट अलाउ देम फ्रीडम। तो ये ऐसे वर्क एनवायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे इनको आजादी होती है, मतलब जहाँ इनको किसी को रिपोर्ट ना करना पड़े, ये खुद इंडिपेंडेंट होकर काम करे। तो ये 5 करियर एंकर शेन ने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल होता है वो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इन पांचों में से किसी भी एक करियर चॉइस को बना के वो आगे मोटिवेट होता है। ठीक है। तो 5 करियर कौन से थे? एक तो टेक्निकल था, जिसमें कोई पर्सन जो कि टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा होता है और आगे भी अपना करियर उसी में बनाता है। सेकंड मैनेजरल योग्यता, मैनेजरल कॉम्पिटेंसेस की उन्होंने दूसरी बात की थी, मतलब ये दूसरा उन्होंने करियर एंकर बताया। इसमें ये जो लोग हैं दूसरों को मैनेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह के लोग मैनेजर की जॉब, इस तरह की जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्योरिटी, कुछ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि उनको ऐसी जॉब पसंद होती है जहाँ पे सिक्योर हो, वर्क इन्वायरमेंट भी काफी सिक्योर हो। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। कुछ लोगों को कुछ नया, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का बहुत शौक होता है, वो जो भी काम है उसमें कुछ इनोवेशन कुछ नया उनको करना पसंद होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका नया सॉल्यूशन निकाला या कोई नया प्रोडक्ट ही डेवलप कर दिया, तो इस तरीके का काम भी पसंद करते हैं। ठीक है। तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी जगह पे ये लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस। इस तरह के लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उनको आजादी पसंद होती है। ठीक है। तो उनको ऐसा काम पसंद है जहाँ पे वो आजादी से इंडिपेंडेंस से अपना काम कर सके। तो ये 5 करियर जो चॉइसेस है, 5 करियर एंकर्स जो है शेन ने बताई थी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ पोजीशन बाय हैरिस। हैरिस ने लाइफ पोजीशन को लेके अपनी एक थ्योरी दी थी। लाइफ पोजीशन रेफर्स टू assumptions, फंडामेंटल assumption इंडिविजुअल मेक अबाउट देयर सेल्फ वर्थ एंड द वैल्यू ऑफ अदर इन एनवायरमेंट। तो हैरिस ने क्या बोला था कि कोई भी जो पर्सन है सेल्फ वर्थ मतलब खुद की कितनी वैल्यू समझ रहा है और
वैल्यू ऑफ अदर इन देयर इन्वायरमेंट, और दूसरों की कितनी वैल्यू समझ रहा है, ठीक है, खुद की क्या वैल्यू है और दूसरों की क्या वैल्यू है, उसको लेके हैरिस ने थ्योरी दी थी। तो हैरिस की थ्योरी में इन्होंने 4 लाइफ पोजीशन के बारे में बात की थी। पहली लाइफ पोजीशन थी आई एम ओके यू आर ओके, इसका मतलब मेरी भी वैल्यू है और आपकी भी वैल्यू है। सेकंड था आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मतलब मेरी तो वैल्यू है बट आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट, मतलब ना तो मेरी वैल्यू है और ना ही आपकी वैल्यू है। आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है बट आपकी वैल्यू है। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके मतलब ना मेरी वैल्यू है ना ही आपकी वैल्यू है। तो हैरिस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, बहुत ही सिंपल थ्योरी है और इस सिंपल से थ्योरी को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसमें ऐसा आता है कि आई एम नॉट ओके यू आर ओके, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है। तो आई इसके इसका मतलब तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यू आर ओके मतलब आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो भी जिसके लिए भी ओके लगाया जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। आई एम ओके मतलब मेरी भी वैल्यू है, यू आर ओके मतलब आपकी भी वैल्यू। तो इस तरह से इसका आंसर है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको मैंने आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में यहाँ पे रखा हुआ। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है विजिलेंस के ऊपर। व्हाट आर द टाइप ऑफ विजिलेंस फंक्शन इन बैंक, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें विजिलेंस फंक्शन की इन बैंक, विजिलेंस फंक्शंस जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रिवेंटिव विजिलेंस, दूसरा है डिटेक्टिव और तीसरा है प्यूनिटिव विजिलेंस। तो इसको लेके क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव विजिलेंस क्या होता है, दिस टाइप फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स एंड सिस्टम टू प्रिवेंट रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। तो प्रिवेंटिव नाम से ही लग रहा है, ये कोशिश करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टाइप का गलत काम ना हो, कोई भी मिसकंडक्ट ना हो, तो प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा प्रिवेंटिव विजिलेंस। इट एम टू प्रीएम्प्टिव एड्रेस पोटेंशियल रिस्क, तो ये क्या कोशिश करेगा कि कोई भी जो रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क मतलब जो रिस्क हो सकता है, पहले से उस पर फोकस करेगा। एंड वल्नरेबिलिटीज थ्रू रोबस्ट कंट्रोल एंड पॉलिसीज, तो अच्छी कंट्रोल पॉलिसीज ये बनाएगा और उसकी हेल्प से कोशिश करेगा कि किसी भी टाइप का रिस्क ना हो, रिस्क से बचा जाए। मतलब कुछ होने से पहले, जैसे अगर आपका घर है, आपने क्या किया, लॉक लगा के रखा है, ठीक है, कहीं आप बाहर जाते हो तो आप लॉक लगा के जाते हैं, तो ये सब आप क्या कर रहे हो, ये प्रिवेंट कर रहे हैं आप किसी रिस्क से, कोई चोरी से बचने के लिए। तो ये हो गया आपका प्रिवेंटिव विजिलेंस। सेकेंड आता है डिटेक्टिव विजिलेंस। डिटेक्टिव विजिलेंस इन्वॉल्व द इफेक्टिव यूज ऑफ कंप्लेंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट एंड अदर सोर्स टू आइडेंटिफाई करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ चल रहा है, डिटेक्टिव विजिलेंस में फाइंड करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा बैंक में। कैसे डिटेक्ट कर सकता है, कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं या कोई आपने इंस्पेक्शन की और उसकी रिपोर्ट आपने देखी, फिर ऑडिट के द्वारा कुछ पता लगा कि इस ब्रांच में, इस बैंक में कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है, तो ये सारे ही आपके डिटेक्टिव विजिलेंस में आ जाएंगे। इट इंक्लूड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ सेंसिटिव पोजीशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ डिसीजन मेड बाय ऑफिशियल्स विद डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें क्या होगा कि जो आपकी पोजीशंस होगी उसकी छानबीन की जाएगी। आपकी जो सेंसिटिव पोजीशन है, बैंकों में भी कुछ पोस्ट काफी सेंसिटिव होती है, तो उनकी छानबीन की जाती है देखने के लिए कि जो ऑफिसर्स को पावर दी गई कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो वो हो जाएगा हमारा डिटेक्टिव विजिलेंस। तीसरा है हमारा प्यूनिटिव विजिलेंस। दिस टाइप इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो सबूत है, सबूत आपके एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। एंड प्रॉम्प्ट डिपार्टमेंट इंक्वायरी, फिर क्या होगा कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी है और ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको लेके पूरी इंक्वायरी इसमें बिठाई जाती है। और यहाँ पे जो भी गिल्टी फाउंड होता है तो उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और ये हो जाएगा आपका प्यूनिटिव विजिलेंस। तो 3 टाइप का है। प्रिवेंटिव में कोशिश की जाएगी कि हर डिपार्टमेंट में सही तरह से काम हो, कहीं पे भी कुछ मिसकंडक्ट, कोई फ्रॉड ना किया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी रॉन्ग डूइंग ना हो, तो वो जाएगा प्रिवेंटिव। डिटेक्टिव में डिटेक्शन, यानी अब हम कंप्लेन के थ्रू इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट या बाकी सोर्सेज से पता करने की कोशिश करेंगे, डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या फ्रॉड हुआ है। तीसरा आता है प्यूनिटिव विजिलेंस। प्यूनिटिव में हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट की इंक्वायरी बिठाएंगे या कुछ भी हम ऐसा, जैसे कोई भी जो स्टाफ है उसके खिलाफ कुछ इंक्वायरी बिठाई जाएगी, ठीक है। एविडेंस मतलब एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एग्जैक्टली क्या गलत यहाँ पे हुआ है, क्या गलत, क्या रॉन्ग डूइंग, क्या फ्रॉड किया गया, ठीक है। तो 3 टाइप से विजिलेंस यहाँ पे होता है। ये फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, रैंसमवेयर, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर रैंसमवेयर एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड व्हाई आर सो सिग्निफिकेंट। ये काफी मतलब काफी ज्यादा ये साइबर थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये एक्जैक्टली होता क्या, पहले हम रैंसमवेयर के बारे में देखते हैं। malicious सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट डेटा डिमांडिंग रैंसम फॉर डिक्रिप्शंस। इसमें क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी है, तो आपकी जो वायरस है वो आपकी फाइल को ब्लॉक करेगी, ठीक है, और आपसे बोलेगी कि इतना अमाउंट पे करो, अगर आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप इतना अमाउंट पे करो। तो वो फाइल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप
उस फाइल का जो डेटा है वो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको वो डेटा चाहिए या हर कीमत पे आपको चाहिए होता है, तो उस केस में आप जो फिरौती मांगता है वायरस, आपका जो साइबर थ्रेट जो भी हुआ है, जो आपसे फिरौती मांगता है, आपको देना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी वो फाइल ओपन हो पाती है, तो वो होता है रैंसमवेयर। इट कैन स्प्रेड थ्रू फिशिंग मेल्स और इन्फेक्टेड वेबसाइट डिस्ट्रक्टिंग ऑपरेशंस एंड कॉजिंग फाइनेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट पे क्लिक किया और वहां से आपका वायरस आपके सिस्टम में चला आया, या फिर आपने कोई ईमेल्स ओपन की, फिशिंग ईमेल्स ओपन की और वहां से वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है, तो वो होता है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है, अब मान लीजिए आपकी अगर किसी के सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम ही अपना फॉर्मेट कर देगा, तो उसको रैंसमवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसे लोग जिनके सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट उनका ऑफिशियल डेटा होता है, तो उस तरह के लोगों पर ये ज्यादा अटैक करता है। और रैंसमवेयर में एक फिरौती मांगी जाती है, मतलब रैंसम का मतलब ये होता है कि आपसे कोई फिरौती मांगी जा रही है कि पैसा दो तभी आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो आपकी जो फाइल्स है वो तभी आप ओपन कर पाएंगे जब आप फिरौती देंगे, यानी आप उनको पैसा देंगे, तो वो होता है रैंसमवेयर। सेकेंड है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? यूजिंग स्टोलन पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड सच एज मेकिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस और ओपनिंग अकाउंट्स। इट कैन अकर, जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या हो जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी चोरी कर ली जाएगी। कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप किसी एज्यूम कर लीजिए कि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके किसी दुकान में गए, ठीक है, वहां से आपने जेरोक्स कराई, और वहां पे क्या हुआ कि वो जो जेरोक्स थी एक्स्ट्रा कॉपीज हो गई, या किसी ने वहां पे आपके साथ फ्रॉड कर लिया। कैसे फ्रॉड किया? कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपीज ली और उसको आधार मान के क्या किया, अकाउंट ओपन करा लिया, ठीक है। आजकल बहुत सारे बैंकों में ये आपका बायोमेट्रिक ये सब होता है, उसके बिना अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है। बहुत से बैंकों ने फैसिलिटीज की, बट कुछ छोटे बैंक, पहले कुछ बैंक थे जिसमें सिर्फ आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म काफी था, बायोमेट्रिक वो सब इतना मैंडेटरी नहीं होता था, तो उस टाइम पे आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत खतरा होता था। लेकिन आजकल ज्यादातर बैंक आपका यूआईडी ये सब कराते हैं, आपका आपका आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो अभी अकाउंट ओपनिंग का इस तरीके का खतरा तो नहीं हो सकता। या आपके नाम पे किसी ने कुछ कहीं से पैसा ले लिया, आपके नाम पे कहीं किसी ने लोन ले लिया, ठीक है, आपके आधार कार्ड आपका पैन कार्ड लेके जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कई सारे तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है। मतलब आपकी आइडेंटिटी लेके, आपकी आइडेंटिटी चुरा के फाइनेंशियल गेन कर लिया, कहीं से लोन ले लिया आपकी आइडेंटिटी, आपने कोई आधार कार्ड पैन कर दिया और उसी को किसी ने जाके बैंक में आप बन के कि ये आप है और आप बन के आपने लोन ले लिया, और पर एग्जैक्टली में आप वो नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने जो फेक थे जिन्होंने, उन्होंने आपकी आईडी वो सब यूज की थी। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में एग्जैक्टली क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल अपनी आपकी आइडेंटिटी को चुरा के कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करने की कोशिश करता है, तो वही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये भी एक टाइप का आपका साइबर थ्रेट ही होता है। व्हाट डिस्टिंक्ट एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ये भी एक टाइप का साइबर अटैक होता है, एपीटी। तो एपीटी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट और बाकी के जो साइबर अटैक उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि एपीटी में क्या होता है कि ये बिल्कुल वही है कि कोई आपके घर में 8 से 10 साल तक है मान लीजिए, और उसका पर्पस है कि आपके घर की इंफॉर्मेशन को लीक करना, ठीक है। तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जो ये परसिस्टेंट है ना, परसिस्टेंट वर्ड का मतलब ही होता है लगे रहना, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप किसी काम को कर रहे हो, तो परसिस्टेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में क्या होगा कि आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी, आपके वहां से कोई डेटा चुरा रहा है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में क्या होगा कि कोई वायरस आपके सिस्टम में आ गया और वो पता नहीं लगने दे रहा आपको कि मैं इस सिस्टम में हूँ, और वो आपके सिस्टम का सारा डेटा चोरी करके कहीं भेज रहा है, तो वो होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। 8 साल, 10 साल, 20 साल, इतने लंबे टाइम तक आपके सिस्टम में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी साइबर थ्रेट की, जैसे रैंसमवेयर है, तो वो आके बोलेगा कि मुझे पैसा दो तब मैं आपका ये फाइल खोलूंगा, तो बाकी सारे जो साइबर अटैक होते हैं तो वहां हमें उनका पता इमीडिएटली लग जाता है। लेकिन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ये लॉन्ग टर्म का होता है। अगर ये लॉन्ग टर्म का होता है तो उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि कोई कंट्रीज जो होती है, गवर्नमेंट डेटा या ये सब जो है कहीं से चुरा रही होती है, तो उसी पर्पस के लिए ये वाला जो वायरस है इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टारगेट अटैक्स बाय स्किल, और यहाँ पे जो हैकर्स होते हैं वो काफी स्किल, बहुत अच्छी उनके अंदर स्किल्स होती है, और वो क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस टू नेटवर्क एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर एक्सटेंडेड ईयर्स, यानी ये किसी सिस्टम के नेटवर्क में आ जाते हैं और बहुत लंबे साल तक, कई सालों तक उस सिस्टम के नेटवर्क में वो रहते हैं। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ऑफन इन्वॉल्व केयरफुल प्लानिंग एंड कस्टमाइज अटैक अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट। तो वही हो गया, इसमें जो टारगेट है, जैसे कोई गवर्नमेंट की एजेंसी या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो इनका टारगेट होती है, ठीक है। दे एम टू स्टील सेंसिटिव डेटा, कंडक्ट और डिस्टर्ब ऑपरेशंस विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब यहाँ पे कंपनी के जो सिक्योरिटी टीम है उसको पता ही नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ पे कोई वायरस है और वो डेटा को चुरा के कहीं भेज रहा है, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वाले वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही होता है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट।
व्हाट इज मैन इन द मिडल अटैक एंड हाउ इट वर्क्स। मैन इन द मिडल भी काफी इंपॉर्टेंट साइबर अटैक आप बोल सकते हैं। मैन इन द मिडल में क्या होगा कि मान लीजिए आप हैं और एक वेबसाइट है, आप एक वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं। अब बीच में कोई आके क्या करेगा कि आपका जो, एक तो वो बीच में आके कोई पर्सन आपने लॉग इन किया तो आपका आईडी और पासवर्ड चुरा लेगा और उसको चेंज भी कर देगा ताकि फ्यूचर में आप उसको इस्तेमाल ना कर सको। तो उस तरह से होता है मैन इन द मिडल, यानी ये आपके और सर्वर के बीच में आके सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक, अटैकर्स इंटरप्रेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज सच एज बिटवीन ए यूजर एंड वेबसाइट। आप है यूजर और ये है वेबसाइट, तो उनके बीच में आके अटैक करते हैं। द अटैकर कैन अल्टर द कम्युनिकेशंस स्टीलिंग सेंसिटिव। तो यहाँ पे जो है आपकी कम्युनिकेशन को अल्टर करता है, यानी आपका लॉग इन आईडी, ठीक है, ये चीजें जो है आपका अटैकर चुरा लेता है। और यहाँ तक कि वो क्या करता है कि जो सेशन है, सेशन को इसने हाईजैक कर लिया, मतलब अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। सेशन लॉगिन तो आपने किया था, बट अब ये जो है इसने आपका सेशन हाईजैक कर लिया। वेयर द अटैकर्स टेक ओवर ऑनगोइंग सेशन बिटवीन यूजर एंड सर्वर। तो कई बार आप लोग देखते हैं ना कि कोई सेशन अचानक से जो बीच में किसके द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है, तो ये बिल्कुल वही होता है। वेयर द अटैकर्स इम्पर्सनेट और ट्रस्टेड आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे कोई ट्रस्टेड आईपी एड्रेस है, उसको इसने जो है चुरा लिया है, किसने, अटैकर्स ने, और उस पर इसने पूरा हमला कर दिया है। और अब ये जो पूरा सेशन है ये अटैकर्स यानी आपके हैकर्स के कंट्रोल में आ गए। तो वही होता है मैन इन द मिडल। तो मैन इन द मिडल बीच में कोई आके आपका आईडी पासवर्ड देख लेगा और उसको बदल भी देगा, उसको अल्टर भी कर देगा, तो वो होता है आपका मैन इन द मिडल अटैक। नेक्स्ट है हाउ डू सोशल इंजीनियरिंग अटैक वर्क्स एंड व्हाट आर द टाइप। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक में एग्जैक्टली क्या होता है कि आप ही को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आप ही अपना इन्फॉर्मेशन अटैकर्स को, हैकर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहला फुसला के आपके घर की बातें निकलवा लेते हैं, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवा लेते हैं, तो वो भी एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग की तरह आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में सामने वाला बंदा आपको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देगा कि आप मजबूर हो जाते हैं खुद से, मतलब आप उसको अपनी मर्जी से जो अपना इन्फॉर्मेशन उनको बताते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर के आपके दोस्त बन के आपके घर की सारी बातें वो लोग निकलवा लेते हैं आपसे बातचीत करके, मतलब आप खुद से उनको बताते हैं। ठीक है, आपको उन पर इतना ज्यादा भरोसा हो जाता है कि आप खुद से उनको सारा कुछ बताने लग जाते हैं। तो वो एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये अटैक भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आपको कहीं से कॉल आएगी, फिर आपको बातचीत की जाएगी कि आपको ये ऑफर मिला है या आपको लॉटरी प्राइज मिला है। इतना ज्यादा आपको वो, मतलब बातों बातों में आपको इतना ज्यादा वो बहला फुसला लेते हैं, इतना ज्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको इतना अच्छा अमाउंट का लॉटरी प्राइस मिला है, आप इमीडिएटली अपना डेटा हमें दीजिए, हमें लॉगिन कीजिए, आपके आधार कार्ड से सब लॉगिन होगा, आप अपना आईडी, बैंक डिटेल्स शेयर कीजिए ताकि हम आपको कुछ पैसा भेजें। तो इस तरह से आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना जो डेटा है उनको शेयर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से सोशल इंजीनियरिंग वर्क करते हैं। Social engineering attack manipulate individual into performing action or divulging confidential information through साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। यानी इन्होंने आपको क्या कर दिया, साइक्लो मतलब आपको दिमागी तौर पे पूरा इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। अब जो भी आप उनको बता रहे हैं वो आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो, सामने वाले के कंट्रोल में आ गए। उन्होंने आपको इस तरह से अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर दिया। इसके टाइप क्या हो सकते हैं, फिशिंग। आपको ईमेल आएगा या मैसेज आएगा जहां पे आपसे बोला जाएगा कि आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जैसे कोई मैसेज आएगा कि आपने लॉटरी जीत ली है, या आपको कोई मेल आएगा कि आपने लॉटरी जीत लिया। अगर आप उस पैसे को चाहते हैं तो फटाफट से अपना आधार कार्ड, अपना डिटेल शेयर कीजिए। स्पेयर फिशिंग क्या होता है, इसमें एक मतलब इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पे ये अटैक किया जाता है। फिशिंग तो सबके लिए, सबको सेम टाइप के मैसेज आएंगे। स्पेयर फिशिंग मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज आएंगे, तो वो होता है स्पेयर फिशिंग। तीसरा है होमोग्राफ अटैक, यूज ऑफ कैरेक्टर दैट विजुअली रिजेंबल लेजिटिमेट डोमेन नेम टू डिसीव अदर। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई लॉगिन किया और देखने में बिल्कुल सेम डिट्टो वही लग रहा है, आपको लगता है कि इसी पेज पे आप लॉगिन करते हैं, बट ये कोई दूसरा या हैकर्स का साइट होता है। तो ये 3 तरीकों से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। तो सोशल इंजीनियरिंग में जो मेन आपका जो कीवर्ड है, इसको जो याद रखने का तरीका है वो यही है कि इसमें आपको साइकोलॉजिकल, आपको दिमागी तौर पे क्या कर लिया जाता है, मैनिपुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से जो अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैकर के साथ शेयर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड हाउ इट व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, इसका वही मतलब है कि आपके घर में क्या हुआ, मान लीजिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, आप क्या इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सर्वर है, कुछ सर्वर है और वहां पे क्या हो रहा है कि आप लोग लॉगिन कर रहे हैं और कुछ मान लीजिए आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी ऐसा कुछ आप साइट से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, मतलब अचानक से बहुत सारे लोग आ गए, इतने ज्यादा लोग अचानक से लॉगिन करने लगे इस सर्वर पे कि ये जो सर्वर है ये काफी स्लो हो गया।
अब आपका फोकस इस सर्वर पे ही है कि ये जो सर्वर है इतना स्लो कैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, और डिस्ट्रैक्ट करके इनका जो मेन पर्पस था, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर्वर पे मान लीजिए लोगों के पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड या फिर उनकी जो बैंक डिटेल्स सेफ थी, तो वहां से उन्होंने वो डिटेल्स चोरी करके फेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक काम करते हैं। तो उसको अगर रीड करते हैं फिर एक बार दोबारा समझिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एम टू ओवरवेम द रिसोर्स ऑफ ए टारगेट सिस्टम। तो जैसे फ्लिपकार्ट है, वहां पे आपने लॉगिन किया, तो उनका जो फोकस है वो इस चीज पे होता है कि सच एज सर्वर और नेटवर्क मेकिंग देम इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर। तो फ्लिपकार्ट पे लोगों को शॉपिंग करनी है, बहुत सारे फेक लोग लॉगिन करके उस प्रोडक्ट पे बार बार जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये साइट काफी स्लो हो जाएगी। अटैकर्स अचीव दिस बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक और रिक्वेस्ट। अब क्या होगा कि अचानक से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, जिसकी वजह से जो सर्वर है काम करना बंद कर दिया, causing द सिस्टम टू स्लो डाउन और क्रैश। तो इससे क्या है, सिस्टम या तो स्लो हो गया या फिर वो क्रैश कर गया। अब DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आर ऑफन यूज्ड एज डिस्ट्रैक्शन। तो ये एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप सभी का ध्यान होगा कि यार ये सर्वर स्लो हो गया है। वाइल अटैकर्स कैरिड मोर सब्टल अटैक्स सच एज डेटा थेफ्ट और नेटवर्क इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन जो अटैकर्स है उनका मेन पर्पस ये नहीं था कि आपके सर्वर को स्लो करना, नहीं, उनका पर्पस था कि आपके नेटवर्क से कोई इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेना। आपके नेटवर्क पे, जैसे फ्लिपकार्ट के नेटवर्क पे सभी का कार्ड डिटेल सेव है, तो अटैकर्स का ध्यान इस बात की तरफ नहीं था कि फ्लिपकार्ट में लोगों को शॉपिंग करने से रोका जाए, नहीं, ये तो बस ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। और फ्लिपकार्ट की जो टीम है वो ये देखेगी कि यहाँ पे अटैक हो गया, तो सारी जो सिक्योरिटी टीम है, साइबर टीम है, वो उनका फोकस इस तरफ होगा कि क्या हो गया अचानक से, कैसे ये बंद हो गया, ठीक है, सर्वर कैसे हैक हो गया। लेकिन जो असलियत है, असलियत उस टाइम पे ये होगी कि जो अटैकर्स है वो उनके नेटवर्क का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको चोरी करके ले जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई चोर है, उसने आपके गेट पे, कोई मान लीजिए चोरों का एक ग्रुप है जिसमें 8 या 10 चोर है, ठीक है, उसमें से 2-3 चोर आपके गेट पे आके कोई हल्ला कुछ कर रहे हैं, ठीक है, शोर शराबा कर रहे हैं, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो गए, आपके घर के सभी लोग आके देखने लगे, मोहल्ले के लोग सभी आके देखने लगे कि ये क्या हो गया। लेकिन वो जो चोर में से जो 8 लोग थे, उसमें से 4 लोगों ने जानबूझ के आपके घर के बाहर हल्ला हल्ला करना शुरू किया ताकि आप सबका ध्यान इधर जाए, और बाकी के जो 4 चोर हैं वो पीछे वाले दरवाजे से जाके आपके घर में चोरी करके लगे। तो इससे हमें क्या पता लगा, इस समय ये पता लगा कि चोरों का मेन पर्पस ये नहीं था कि गेट के पास हल्ला करना, उनका मेन पर्पस ये था कि जब सभी का ध्यान गेट के बाहर होगा, उन 4 चोरों पे होगा, तो वो पीछे से जो बाकी के 4 चोर है वो आपके घर से चोरी करके लेंगे। तो सेम ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। इसमें आपके सर्वर पे बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, जिससे जो सर्वर है वो हैक स्लो हो जाता है काफी ज्यादा, और जो टीम होती है आपकी साइबर सिक्योरिटी की जो टीम होती है, उनका ध्यान इस तरफ होता है कि यार साइबर जो है, ये जो हमारा सर्वर है ये बंद कैसे हो गया, इतना ये स्लो कैसे हो गया, या बंद कैसे हो गया। तो सभी का ध्यान इस तरफ आ जाता है, और उतने में पीछे से जाके ये जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो डेटा को चोरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका DDoS अटैक काम करता है। एक क्वेश्चन है, कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 2 थ्योरीज दी गई थी, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को लेके मोटिवेशन फील करता है, तो ये 2 थ्योरीज दी गई थी। साइकोएनालिटिकल थ्योरी में बोला था कि अंदर से, मतलब इंटरनल फैक्टर है जिसकी हेल्प से कोई पर्सन मोटिवेट होता है, और सोशल लर्निंग में बोला था एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से कोई पर्सन मोटिवेट होता है। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है, इंटरनल फैक्टर कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मुझे IAS बनना है, या मुझे ये जॉब में आगे बहुत आगे बढ़ना है, क्यों, क्योंकि मेरे फादर या मदर इस जॉब को करना चाहते थे, वो लोग नहीं कर पाए। तो वो जो उनके अंदर मोटिवेशन आता है अपने काम को करने का, आगे बढ़ने का, तो वो होता है उनका साइको एनालिटिकल थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कुछ लोग अपने बॉस को या आगे किसी रोल मॉडल को देखते हैं और उनकी तरह वो लोग बनना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं। तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया गया। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में बोला गया कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं, अपने काम में मोटिवेट होते हैं। और मान लीजिए आपकी ब्रांच में चीफ मैनेजर या AG में, और वो पोस्ट आपको काफी पसंद है, काफी पोस्ट में जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए वो रोल मॉडल आपका AG, आपका ब्रांच मैनेजर। तो अगर आपको ये चीजें रोल मॉडल के तौर पर दिखती है, तो उसका मतलब आप भी मोटिवेट होंगे कि मैं भी और काम करूंगा और मैं भी इस पोस्ट पे आऊंगा। तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी में बोला गया था। साइकोएनालिटिक थ्योरी में बोला था कि बाहर के फैक्टर्स नहीं बल्कि हमारे खुद के इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं। अब जैसे किसी बच्चे के फादर का सपना था कि मुझे CM बनना था, या मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना आगे जाना था, बट वो खुद नहीं अपनी डिजायर्स पूरी कर पाए, ठीक है। तो उनके अंदर जो है, उनके बच्चों के अंदर ये डिजायर्स खुद से आती है कि हमें लाइफ में आगे मोटिवेट होना है। तो वही इन थ्योरी में बताया गया था। साइकोएनालिटिकल थ्योरी, इट फोकस ऑन अनकॉन्शियस डिराइव और कंफ्लिक्ट दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय मोटिव। तो बोल रहे हैं कि अनकॉन्शियस मतलब आपको मालूम भी नहीं कि आपके अंदर ये डिराइव है कि मुझे यहाँ पे ये हासिल करना है,
It suggests that motivations such as achievement, power, affiliations are deeply rooted in unconscious desire and childhood experience. तो बोल रहा हमारे बचपन के एक्सपीरियंस में या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें पहले से रहती है. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ड्राइव फॉर रिकॉग्निशन और सक्सेस में स्ट्रीम फ्रॉम अनकॉन्शियस ड्राइव टू फुलफिल पेरेंट एक्सपेक्टेशंस. तो बोल रहा है कि पेरेंट्स ने कभी बातचीत की, उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो वो खुद पूरी नहीं कर पाए. ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके अंदर ड्राइव है कि मुझे जो है आगे लाइफ में आगे बढ़ना है. तो इसमें यही बोला था कि जो पर्सन है उसके अंदर उसके अंदर खुद से ये डिजायर आ गई कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. तो वो उसका इंट्रिंसिक है, उसके अंदर है, इंटरनल फैक्टर है जो कि उसको मोटिवेट कर रहा है. तो ये चीज बोली गई थी साइको एनालिटिकल थ्योरी में. दूसरा है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी. सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या बोला था? सोशल लर्निंग थ्योरी में बोला था कि इंटरनल नहीं बल्कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको मोटिवेट करते हैं. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एम्प्लॉय में बी मोटिवेटेड टू इमुलेट सक्सेसफुल पीयर्स और अडॉप्ट बिहेवियर दैट आर पॉजिटिवली. तो मान लीजिए आपके सुपीरियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे आप काफी मोटिवेट होते हैं, वो आपके रोल मॉडल के तौर पे काम करते हैं. ठीक है, तो इसी की वजह से आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं. तो ये दो बातें आपकी थ्योरी में बोली गई थी. जो पहला आपका साइकोएनालिटिकल थ्योरी, इसमें बोला था कि जो इंटरनल अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको मोटिवेट करता है. लेकिन जो ये सोशल थ्योरी है इसमें बोला था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा करने के लिए. आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. ये मैंने आपकी बुक से सीधे ये इस पीडीएफ को ओपन किया है. हॉलैंड थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था. इस बार आपका जो एग्जाम हुआ था ना नवंबर 2023 में, तो ये वाला जो है ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. जॉन हॉलैंड ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसमें बोला था पर्सनैलिटी फिट थ्योरी, पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी. इसका मतलब क्या है कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपको वैसा काम मिल जाएगा तो आप लाइफ में ज्यादा सक्सेस होते हैं. कोई पर्सन है जिसको खेलना बहुत पसंद है, तो उसको वो फ्यूचर में मान लीजिए क्रिकेटर बन गया, तो उसकी जो पसंद की जॉब है उसको वो भी मिली और उसमें काफी वो सक्सेस भी होगा. या किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, बहुत आर्टिस्टिक टाइप का कोई पर्सन है, वो आर्टिस्टिक और वो सच में एक पेंटर बन गया, तो उसमें वो काफी सक्सेस होगा. यानी ये जो थ्योरी थी, जॉन हॉलैंड ने जो अपनी थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि कोई पर्सन जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो जॉब वो करना चाहता है और उसको अगर आप वही वाली जॉब देते तो उसमें वो काफी सक्सेस हासिल करते हैं. ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली थी. द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैच ऑफ पर्सनैलिटी विद जॉब. आपकी जॉब और पर्सनैलिटी में क्या मैच है उसके बारे में इस थ्योरी में बात की गई थी. Holland presents 6 personality types and proposed that satisfaction and dissatisfaction with the job depend on how individuals successfully match their personality with their occupations. तो इन्होंने 6 टाइप की पर्सनैलिटी की बात की थी. इन्होंने बोला था 6 टाइप की पर्सनैलिटीज होती है और उसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि जिस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी, अगर उस टाइप का आपको जॉब मिलेगा तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, अदरवाइज अनसेटिस्फाइड होंगे. तो कौन कौन सी वो 6 पर्सनैलिटी, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की थी. ठीक है, पहली है रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मतलब ये जो पर्सनैलिटी है, इनको ये क्या प्रेफर करते हैं, प्रेफर फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन. तो रियलिस्टिक वाले जो लोग होते हैं, ये पहली पर्सनैलिटी है, तो इनको ऐसी जॉब पसंद होती है जहाँ पे काफी ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है. ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, स्किल की, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, तो उस तरह का काम पसंद होता है. इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये काफी शाई होते हैं, काफी ज्यादा जेन्यून होते हैं. किस टाइप के ऑक्यूपेशन में अच्छा काम कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी असेंबली लाइन का वर्कर्स है, फार्मर्स है, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर है, मैकेनिक है, जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क का काम होता है, तो ये जो रियलिस्टिक वाले लोग हैं वो वाला काम अच्छा कर सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी आती है इन्वेस्टिगेटिव. इन्वेस्टिगेटिव को ये लोग ऐसी एक्टिविटी को प्रेफर करते हैं जहाँ पे काफी सोचना पड़ता है. ठीक है, जहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग की काम वाली बात होती है, तो वो होते हैं इन्वेस्टिगेटिव. इनके अंदर एनालिटिकल जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे इकोनॉमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स, न्यूज रिपोर्टर. तो ये लोग क्या होते हैं, काफी ज्यादा थिंकिंग टाइप के होते हैं, मतलब काफी ज्यादा इनको ऐसी एक्टिविटीज पसंद होता है जहाँ पे कुछ एनालिटिकल, मतलब जहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेटिव हो. जैसे रिपोर्टर भी नई नई रिपोर्ट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जॉब में ये अच्छा कर सकते हैं. तीसरा है आपका सोशल. सोशल मतलब जहाँ पे इनको दूसरों की मदद करे, तो उस काम में ये अच्छा कर सकते हैं. तो ये काफी, इनका नेचर काफी फ्रेंडली, कॉर्पोरेटिव टाइप का, अंडरस्टैंडिंग टाइप का होता है. कौन सी जॉब, जैसे सोशल वर्कर है, तो जिनको दूसरों की मदद करना पसंद है, अगर उनको सोशल वर्कर बना दिया जाए, टीचर, काउंसलर, ये सब बना दिया जाए, तो काफी अच्छा कर सकते हैं. चौथा आता है कन्वेंशन. कन्वेंशन मतलब इनको क्या पसंद होता है कि मतलब मैनेज करना. ठीक है, मैनेज करना, इस तरह की जॉब को पसंद करते हैं. और अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट मैनेजर, इस तरह की जॉब में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्राइजिंग. प्रेफर वर्बल एक्टिविटीज वेयर दे आर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड अटेन पावर. इंटरप्राइज मतलब इनको पावर चाहिए. ठीक है, ये कुछ बड़ी पोस्ट, टॉप में आगे बढ़ना चाहते हैं. लॉयर, पब्लिक
रिलेशन स्पेशलिस्ट, स्मॉल बिजनेस मैनेजर, तो उस पोस्ट में अच्छा कर सकते हैं। लास्ट है आर्टिस्टिक, नाम से पता लग रहा है आर्टिस्ट, पेंटर, म्यूजिशियंस, राइटर, तो जो आर्टिस्टिक वाली क्वालिटी इनके अंदर अच्छी हो तो उसमें ही अच्छा कर सकते हैं। तो 6 टाइप की क्वालिटीज दी गई थी हॉलैंड के द्वारा। ये 6 टाइप की क्वालिटीज के आप लोग नाम याद कर लीजिए, और नाम के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि रियलिस्टिक वाला पर्सन हार्ड वर्किंग इस तरह की एक्टिविटी में अच्छा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव वाला पर्सन जहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी है, जहाँ पे कुछ क्यूरियोसिटी हो, कुछ एनालिटिक हो, कुछ सीखने का हो, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूज रिपोर्टर, इस तरह की जॉब में अच्छा कर सकते हैं। सोशल, जहाँ पे किसी की मदद करनी पड़े, सोशल वर्कर, टीचर, इस सब में अच्छा कर सकते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट मैनेजर, इस तरह की जॉब में अच्छा कर सकते हैं। और ये जो है ये दे प्रेफर रूल रेगुलेशन, मतलब रूल्स रेगुलेशन इन सबको पसंद करते हैं ये लोग काफी ज्यादा, ठीक है। कन्वेंशन वाले इंटरप्राइज, इनको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, टॉप की पोजीशन में रहना चाहते हैं, तो ये लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट, इस तरह की जॉब में आके बढ़ सकते हैं। आर्टिस्टिक, पेंटर, म्यूजिशियन, वो सारे आपके आर्टिस्टिक वाला हो जाएगा। इसी के ऊपर ना, ये जो टॉपिक है आपकी बुक में एवीएम की, इसी के ऊपर एक लेफ्ट और राइट ब्रेन को लेके क्वेश्चंस दिया गया है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन को लेके भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लेफ्ट ब्रेन वाला जो पर्सन होता है वो उसकी एग्जैक्टली क्या क्या क्वालिटीज होती है, और राइट ब्रेन वाला पर्सन जो होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, लेफ्ट ब्रेन अगर हम बात करें तो ये आपकी राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पर्सन किन की चीज़ों को, स्पीच में आप अच्छे होंगे, मैथमेटिशियन स्किल आपकी अच्छी होगी, ठीक है, और कंट्रोल्ड, एक्टिव होंगे किसी चीज़ में, रीडिंग, राइटिंग, इन सब में आप अच्छे होंगे। ये सारी क्वालिटीज़ आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की है। अगर हम बात करें राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की, तो इस तरह के लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, हॉलिस्टिक होगा, आर्टिस्ट टाइप के होंगे, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन जिनका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और इमोशनल होंगे काफ़ी ज़्यादा, और फेशियल रिकॉग्निशन, सिमुलेशन, तो ये सारी एक्टिविटीज को आपका ब्रेन का राइट साइड कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के कंट्रोल में क्या क्या आता है, और राइट के कंट्रोल में क्या क्या आता है, तो ये जो है आप एक बार याद करके जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती है और राइट में क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर की क्या क्या क्वालिटीज हैं, सेकंड की क्या क्या, राइट वाले की क्या क्या क्वालिटीज, तो इन क्वालिटीज को देख के आप जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हो गए कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।